हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक के जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बुक में प्रोवाइडेड है भाई। बाकी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जिनके पास बुक नहीं है वो भी इन क्वेश्चंस को एक बार रेफर कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हर वीडियो में हम लगभग एक चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, तो डायरेक्टली बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसके अंदर हम जनरली किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा गाउस लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट है ही। डाइपोल के बारे में दो चार बातें पढ़ते हैं हम। आगे चार्ज की प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन वगैरह, वो सारी चीजें हम डिस्कस की हुई होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा हमेशा सतत, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होगा भी, क्यों नहीं होगा अभी बात करते हैं। देखो, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, डिस्क्रीट इफ देयर इज एनी चार्ज एट दैट पॉइंट। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं। यहां मैं क्या मानता हूं, इस डायरेक्शन में मैंने क्या मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। सर ये तो कंटिन्यूअस ही बनाया आपने। चलो इसमें कहीं भी बात कर लो, विद्युत क्षेत्र कैसा है? कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट होता, जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करता? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से क्या होती हैं? दूर जाती है ना भी। धनावेश से क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाती है क्या? तो अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उस बिंदु के ऊपर असतत होंगी, और नहीं है इसका मतलब वहां पर क्या होंगी? कंटिन्यूअस होंगी। मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात समझते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की प्रेजेंस में। अच्छा देखो, चार्ज के बारे में एक बात और बता देते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? अनंत की ओर जाती हैं। किसकी तरफ टेंड करती हैं? इनफाइनाइट की ओर जाती हैं। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ऋणावेश है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी भी। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर प्रवेशित होने देता है, और जो धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है? उनको दूर भेजता है। तो यहाँ अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। भाई दोनों बातें क्या है? सही है। समझ गए क्या भी इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान सी चीज थी। इफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। अच्छा, क्या कह रहा है आपसे? इफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, किसी वस्तु के ऊपर आवेश को क्या किया जा रहा है? दो गुना। ई किसके इक्वल होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता था वो कितना होता था? ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें क्या कह रहा है? चार्ज को क्या करना है? डबल करना है। आवेश को कितना करना है? दो गुना कर दीजिए भी। हम मान लेते हैं जो नया चार्ज है उसको कितना मान लें? क्यू डैश। क्यू डैश डबल करना है, इसका मतलब पहले क्यू था, अब कितना हो जाएगा? टू क्यू। ई डैश किसके इक्वल आ जाएगा? टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई डैश किसके इक्वल आ गया? टू ई के इक्वल। अच्छा सर, एक फॉर्मूला हम ऐसा भी पढ़ते थे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, पढ़ते थे क्या? तो सर यहां से तो अगर हम चार्ज को डबल करें, हमें यही तो कहा जा रहा है कि आवेश को दोगुना करना है, तो यहां हम चार्ज को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होती है, यहां करते हैं तो क्या होती है? डबल होती है। ये वो चार्ज होता था जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती थी। ये कौन सा आवेश होता था? वो आवेश। अच्छा, ये चार्ज मानते थे, ये क्यू चार्ज है, ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो दूसरा आवेश आता था उसको हम क्या बोलते थे? क्यू नॉट भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर कौन रहा है? विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? क्यू उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, इससे प्रभावित कौन हो रहा है? क्यू नॉट। तो ये वो विद्युत क्षेत्र है जो क्यू नॉट के ऊपर कार्य कर रहा है, लेकिन लगा कौन रहा है? क्यू लगा रहा है अभी। तो यहां में क्या कर रहा है? चार्ज को डबल करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो कौन से चार्ज को डबल किया जा रहा है अभी? इसी चार्ज को डबल किया जा रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्यू नॉट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र कितना हो गया अभी? दो गुना हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इसके अंदर डबल हो जाएगी। क्लियर अभी इतनी बात सभी को? अरे समझ में आती है ना इतनी चीज तो? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भी सब लोग। देयर इज 250 ग्राम्स ऑफ वाटर इन ए कप। एक क्या कह रहा है? एक कप में 250 ग्राम जल है। अच्छा, जल है इसका मतलब वाटर है, वाटर है इसका मतलब कौन है अभी? H2O है। चलो अभी क्लियर है। कितना है H2O? 250 ग्राम। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर देख लिया करो कि पहले दिया हुआ क्या है।
फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है हमें, इस कप के अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अच्छा निकालेंगे कैसे सर, एक H2O के मॉलिक्यूल में तो आप जानते हो क्या, देखो नेट चार्ज कुल आवेश तो कितना है इसके ऊपर, शून्य है, लेकिन एक H2O मॉलिक्यूल की बात करें, किसकी बात करें अभी हम, सिंगल H2O की, तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, कुल आवेश तो जीरो है ना, लेकिन हमसे केवल क्या पूछा जा रहा है, ओनली पॉजिटिव उससे। अच्छा टोटल चार्ज में कंफ्यूज होने वाली तो बात नहीं है यहाँ पर, न तो जीरो ऑप्शन में है न नन ऑफ दीज है, तो वो तो आंसर वैसे ही नहीं करोगे। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 10, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस ई, तो इसके पास कितना चार्ज होगा, प्लस 10 ई। अच्छा सर मैं कुल H2O की अगर संख्या निकाल लूं ना तो अपना काम बन जाता है, कैसे बन जाएगा, एक H2O के अंदर हम जानते हैं टोटल H2O हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे सर, अच्छा इसका मोलर द्रव्यमान जानते हो क्या, अरे इसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान जानते हो कितना होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O की किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की, कितना होता है, 18 ग्राम ही होता है क्या, अरे 18 ही होता है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, कुल मोल की संख्या कितनी आ गई भी, 250 बट्टा 18 नहीं आ गई क्या, देखो टोटल मास कितना हमारे पास 250 ग्राम, टोटल 250 ग्राम H2O है, एक H2O का मोलर मास कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 250 बाई 18। चलो ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात सभी को। फिर H2O मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसकी संख्या निकालनी है अभी हमें, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अवोगाद्रो संख्या ये बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, 6.0, चलो नॉर्मली क्या लिख देता हूं मैं, 6 इंटू 10⁻23, यही आ गया क्या हमारे पास, इन सबको आपस में क्या कर देना, अब मल्टीप्लाई कर देना, हमें क्या निकालना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, कुल धनावेश ही निकालना था ना हमें, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो Q की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बात को समझो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, 250 बाई 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये क्या आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन थे, 10, 10 से गुणा कर दिया, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही वैल्यू आ जाएगी क्या हमारे पास। इन सबको क्या कर लोगे भी आप, कैंसिल आउट कर लोगे, इन सबको जब कैंसिल करोगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट किस फॉर्म में बचता है, ये रिजल्ट आता है सर, इनको भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना आपस में, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है अभी इतनी बात सभी को, तो किस तरीके से निकाला हमने ये रिजल्ट, ये समझ में आता है क्या, किसकी सहायता लेनी थी, अवोगाद्रो संख्या की, वैसे इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है भी आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखो, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा वो करो भी, क्या कह रहा है, दो आवेश है हमारे पास, एक तो कितना है +3 माइक्रोकूलम, चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी, दूसरा चार्ज कितना है +4 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखी, r मान ले, दोनों के मध्य की दूरी तो कुछ नहीं दे रखी ना भाई, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं हमें, तो +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, इनके मध्य बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना है इनके बीच में, 10 न्यूटन। अच्छा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या कूलम्ब्स लॉ, जानते हो भी सब लोग। अच्छा अब क्या कहा जा रहा है, इफ एडिशनल फोर्स इज गिवन, करना क्या चाह रहा है वो देखो, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, फोर्स नहीं अभी, कितना -6 माइक्रोकूलम, यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए, अतिरिक्त दे दिया जाए, तो इसके पास पहले से कितना था +3, इसको -6 दिया तो इसके पास कितना बचेगा, -3 माइक्रोकूलम। चलो क्लियर है सर बात, इसके पास पहले कितना था +4 माइक्रोकूलम, अब एडिशनल जो अतिरिक्त आवेश दिया जा रहा है वो कितना है, -6 माइक्रोकूलम, +4 -6 कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलम भी बचेगा ना, क्या इनके मध्य की दूरी बदली, क्या डिस्टेंस उतनी की उतनी ही है भी, यही है क्या।
अच्छा मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ रहे तुम, क्या पहला चार्ज उतना ही है, Q1 की वैल्यू उतनी है ना? सर देखो नेगेटिव हो चुका है, क्या फर्क पड़ता है अभी उससे? Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आना है, दोनों नेगेटिव तो भी रिजल्ट कैसा आना है, नेगेटिव। वैसे भी बल में फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर सदिश भौतिक राशि होती है। ऋणात्मक चिन्ह केवल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव साइन ओनली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है अभी? डायरेक्शन को, केवल किस चीज को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। यहां से देखना भी, F बराबर K Q1, Q1 उतना का उतना ही है। Q2 कितना हो चुका, पहले 4 था अब 2 हो गया, मतलब Q2 हाफ हो गया क्या है? एक चार्ज हाफ होने से फोर्स हाफ हो जाता है क्या? बल कितना हो जाएगा भाई, आधा, 10/2 कितना आ जाएगा अभी हमारे पास, 5 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 5 न्यूटन। बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया गया हमने इसको। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी अभी हमारे पास सोल्व करने का। और क्या तरीका है सर, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो यहां से। क्या वैल्यू पुट करेंगे, Q1 कितना है, K, Q1 की जगह कितना पुट करोगे आप, 3, Q2 की जगह कितना करोगे आप, 4, अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कैसा रहेगा क्या? अरे यही रहेगा ना, मतलब हमारे पास 9K/r² की वैल्यू कितनी है, F, F की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। चलो ठीक है सर, फिर हमें क्या निकालना था, न्यू फोर्स F डैश किसके इक्वल आ जाएगा, K, Q1 की जगह कितना, -3, Q2 की जगह कितना, -2/r², यही आ जाएगा क्या? यही आ गया सर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे ये कितना आ गया, 6K/r², यही आ गया क्या? हमारे पास वैल्यू कितनी आई भाई इसकी, गलत तो नहीं कर दिया ना हमने, नहीं किया भाई, गलत कैसे नहीं किया रे, गलत कर दिया ना, यहाँ देखो 4 3 12 होता ना, F किसके इक्वल आ गया, 12K/r²। अच्छा सर 12K/r² की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो 6K/r², ये इसका जस्ट आधा नहीं है करे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। तो किसी तरीके से सोल्व कर लो आप, दोनों तरीके क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों तरीके क्या हैं भी, समान है। या तो इस तरीके से सोल्व कर लो या फिर इस तरीके से सोल्व कर लो, किसी एक मेथड से सोल्व कर लेना है आपको, आंसर 5 न्यूटन ही आएगा भी। अरे आंसर अलग अलग थोड़ी आ सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मैन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, नॉट करेक्ट, सत्य नहीं है भाई। आप क्या करते हो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है सर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, सही है। लेकिन पढ़ो तो भी, क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं करती है भी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा की कितनी दिशा प्राप्त होंगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की कितनी दिशाएं आएंगी, दो। ये संभव है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, बिल्कुल नहीं बताती है। अभी जहां से स्टार्ट होंगी वहां पर वापस थोड़ी आएंगी, नहीं आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस करो, कंटिन्यूअस करो तो की जा सकती है ना, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो भी, पहला क्वेश्चन यही तो था। कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में क्या कर सकते थे, उनको अज्यूम किया जा सकता था, बस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व नहीं बनाएंगी, हमेशा कंटिन्यूअस या हमेशा सतत वक्र थोड़ी बनाएंगी भी, नहीं बनाएंगी, ठीक है ना। तो हमेशा सतत वक्र के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन कंटिन्यूअस कर्व्स फॉर्म करती हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे विल गेन, क्या करवाया जा रहा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था क्या हमने, दो चीजों को आपस में रब करना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते हो भी सब लोग, किसके बारे में जानते हैं भी हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसके संरक्षण के बारे में जानते हैं भी हम, आवेश का संरक्षण। हमें क्या कह रहा है, दो वस्तुएं हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी। दोनों को आपस में क्या किया है, रब किया है। ए के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो बी के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले भी टोटल चार्ज कितना था, 0 था, पहले भी कुल आवेश कितना, 0। अब भी टोटल चार्ज कितना रहना भी, 0 ही रहना है। तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा भी, नेगेटिव आ जाएगा।
चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आवेश उत्पन्न हो सकता है क्या? आवेश कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। पहले अगर चार्ज 0 था तो अब भी चार्ज कितना रहेगा? 0। अब इसमें देख लो भी क्या कह रहा है, इक्वल एंड होमोजीनियस चार्ज, सजातीय मतलब एक जैसे, एक जैसे हैं क्या भाई? ना ना, एक पॉजिटिव एक ऐसा नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये बात सही है भाई। कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन कैसे होंगे? विजातीय होंगे, या विपरीत आवेश भी बोला जा सकता था इसी बात को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, क्या करना है हमें? 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना है। क्या फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू एन ई, एन किसके इक्वल? Q बाई ई। कितना चार्ज करना है? 1 कूलम। अच्छा, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। एन किसके? ये पावर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ये कितना आ गया? 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। एक पावर और ले आओ, 100 में 16 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितनी बार पड़ी हुई होती है हमारी वैल्यू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्लियर है क्या भाई इतनी बात सभी को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली रिपीट हो सकता है, ढंग से पढ़ लेना इसको। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता की ऐसा इकाई है। सर हमें तो यही नहीं पता कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं। अच्छा, यूनिट कभी भी आपको याद करनी होती है क्या? ना, क्या करते हैं हम? फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या सर हमारे पास? F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। के की यूनिट क्या आ गई? फोर्स की क्या? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या? मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्या के पूछा क्या हमसे? ना। के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक होता है ना। के की वैल्यू कितनी होती है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे किसकी यूनिट पूछ रहा है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कौन होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी आ जाएगी? कूलम्ब। उल्टा कर देना इसका, अरे जो के की आई है एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई के की जो आई थी उसकी जस्ट अपोजिट कर दो, कितनी आ जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, इसी को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, पावर नेगेटिव नहीं हो जाएंगी क्या? क्या आंसर आ जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। क्लियर है अभी? Which one of the following figure represent the electric field lines due to a single negative charge? अच्छा, ऋणावेश के लिए तो जानते हो रर, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से उसकी तरफ आती है, पॉजिटिव से बाहर जाती है, नेगेटिव के अंदर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसकी जानकारी प्रदान करती है? क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल करती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होती है। जहां दूर दूर होती है वहां क्या होती है? कम होती है। दिशा डायरेक्शन बिल्कुल बताती है। जो टेंजेंट होती है ये हमारे पास क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा होगी, जो टेंजेंट होगी, वही किस चीज किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। ये किसकी डायरेक्शन है? ई ए वेक्टर। ये किसकी है? ई बी वेक्टर। तो ये किसकी बारे में बताती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा, नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की प्रकृति। बिल्कुल भी बाहर की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसका मतलब यहाँ कौन रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है, ऋण आवेश के अंदर प्रवेश करती हुई प्रेक्षित होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? अच्छा, इसमें ये चीज जरूरी थी कि सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ ए इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर। अच्छा, अगर सेंटर के ऊपर रखते, केंद्र के ऊपर आवेश को रखा हुआ होता तो कितना आता? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब कॉर्नर्स कितने होते हैं भाई? 8 कॉर्नर होते हैं ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कॉर्नर होंगे। कॉर्नर के ऊपर रखा है तो 1/8 पार्ट ही से मिलेगा भी, तो कितना आ जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भी, समझ गए क्या? अच्छा, फेस की बात कर रहा है, कूलम्ब लॉ काम में ले सकते हैं ना। सतह की बात कर रहा है, बंद पृष्ठ के ऊपर कूलम्ब का नियम लागू होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज ऑफ, अच्छा Q की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8 into 10 to the power -19 कूलम्ब। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉन फ्रॉम इट, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 8 × 10 की घात -19 कूलम्ब के धनात्मक आवेश से आवेशित करने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला क्या हमारे पास? Q बराबर Ne।
एन की वैल्यू निकालनी है, वापस वैसा ही क्वेश्चन ही आ गया करें, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू कितनी, 8 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, अपॉन कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, सॉरी ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट। गुलाम अपॉन गुलाम तो पता है ना रे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अच्छा 16 5 से 80 नहीं होता क्या, 16 5 80 होता ना, 80 होता ना, हाँ 80 होता रहे। 6 5 30, हाँ कितना आ जाएगा अभी, 5 आ जाएगा ना रे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्या क्वेश्चन है ये, बहुत आसान नहीं है क्या क्वेश्चंस, इनमें कंफ्यूज मत होना बस। इफ ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, हमें क्या कह रहा है, एक कांच की प्लेट को रखना है, किसके बीच में रखना है सर, दो आवेशों के मध्य रखा गया है। कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स विद द इनिशियल कंडीशन, क्या कहा जा रहा है, फिर प्रारंभिक स्थिति के साथ विद्युत बल की तुलना करें। यह होगा, अच्छा अधिक होगा कम होगा, यही ऑप्शंस तो यही आने थे ना रे भाई हमारे पास। ऑप्शंस क्या आने थे, इसी तरीके के आने थे क्या। अब मुझे ये बताओ, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं, परावैद्युत माध्यम रखा जाता है, एफ किसके इक्वल होता है, देखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर और मीडियम के ऊपर। मीडियम कहां से आ गए सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता क्या रे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसी मीडियम की प्रेजेंस में, माध्यम की उपस्थिति में कितना आ जाता है, मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ कितना आ जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ना, क्या होता है, प्रावैद्युत नियतांक होता है। एप्सिलॉन आर एयर के लिए कितना होता है, वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। बाकी किसी मीडियम के लिए, अन्य किसी माध्यम के लिए इसका मान कितना होता है, 1 से ज्यादा होता है। 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने पर फोर्स घटेगा या बढ़ेगा रे, कम ही होगा ना। तो फोर्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी, लेस आ जाएगी, कम आ जाएगा अभी बल का मान। ठीक है नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उनके त्वरण का अनुपात होगा। अच्छा किसका रेशियो पूछ रहा है, एक्सीलरेशन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है, किसके ऊपर लगने वाला फोर्स, एफ ई, वो किसके इक्वल होगा, एफ बराबर एम ए, यही फॉर्मूला होता है क्या। प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला किसके बराबर होगा, एपी, यही होगा ना। ये कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या हम, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। एफ किसके इक्वल आता है, क्यू नोट इंटू ई, ये भी आता है क्या। फोर्स किसके इक्वल होता है, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, याद रखो जिस आवेश के ऊपर बल लग रहा है, कौन से आवेश के ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। दोनों का चार्ज इक्वल नहीं होता क्या, दोनों का आवेश क्या होता है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होता ना। हमें किसका रेशियो पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करें, डिवाइड कर दें क्या, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया जाए भी, डिवाइड कर दिया जाए। इन दोनों वैल्यूज को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एफ ई बाई एम ई, एफ पी बाई एम पी। सर फोर्स को कैसे लिखें, तो फोर्स को लिखने का क्या तरीका भी हमारे पास, फोर्स को लिखने का क्या तरीका भी। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ ई इंटू एम पी अपॉन एफ पी इंटू एम ई, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। एफ ई किसके इक्वल आ जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इक्वल है क्या। ये भी किसके इक्वल आ गया, ई ई इंटू एम ई अपॉन, यहां भी बराबर ही है क्या, ई ई इंटू, उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ कितना आएगा, एम पी है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा, ई ई इंटू एम ई। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल आउट। हमें यही निकालना था ना, पहले देखो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बाद में कौन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सीलरेशन की रेशियो निकालनी है, उनके त्वरण का अनुपात निकालना। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई अपॉन एम पी, सॉरी ए ई अपॉन क्या, ए ई अपॉन ए पी किसके इक्वल आ गया, एम पी अपॉन एम ई। एम पी अपॉन एम ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी।
दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? अरे क्लियर है। 14 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक हमने। कितना टाइम हो गया रे? बहुत टाइम हो गया रे। Like charges are placed at four corners of a square. If the electric field intensity at the center of the square is E due to any charge, then the resultant electric field at the center of the square will be. क्या कहा है? किसी वर्ग के चारों कोनों पर एक समान आवेश रखे जाते हैं। मान लेते हैं भाई ये क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यहां पर भी क्यू चार्ज रखा, यहां पर भी क्यू चार्ज रखा, यहां पर भी क्यू चार्ज रखा, यहां पर भी कितना चार्ज रखा? क्यू। अब क्या कह रहा है? यदि किसी आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, यहां केंद्र के ऊपर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? E। मान लीजिए इसके कारण इधर है तो इसके कारण किधर होगी? इधर होगी। इसके कारण, इस आवेश के कारण इधर होगी, इस चार्ज के कारण इधर मान लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ कोई चार्ज होगा, यहाँ हम चार्ज मान लेते हैं कितना है? क्यू नॉट। ये भी इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल इधर कर रहा है, ये रिपेल इधर कर रहा है। क्या सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे क्या भाई? ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देगी। सब ने आपस में क्या कर दिया भाई? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। सब क्या कर देंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। नेट विद्युत क्षेत्र, यही पूछा था क्या? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है क्या? परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। केंद्र के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं होगी। भी समझ गए ना? चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना। अपोजिट होने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है? 0। फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा हमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। उसके लिए टॉर्क कैसे निकालते थे? टॉर्क किसके इक्वल आता था? पीई साइन थीटा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे? टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हमें क्या कह रहा है? मैक्सिमम, इसका मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण या बल आघूर्ण, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बताओ? जल्दी बताओ। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं भाई, ये पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण ई क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर शुड बी, कितना होना चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1। कब होती है? 90 डिग्री के ऊपर। कहां पर होती है भाई? 90 डिग्री के ऊपर। अगर थीटा 90 हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस पीई, यही वैल्यू आ जाएगी क्या? तो जो बल आघूर्ण है, जो टॉर्क है, वो कितना आ जाएगा? प्लस पीई आ जाएगा। कब? जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? आसान आसान सी तो चीजें हैं सारी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। क्या कह रहा है? चलो करते हैं इसको सोल्व। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितना चार्ज है? +E। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, इसका मतलब कितना चार्ज है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का -E होता है, प्रोटॉन का कितना? +E। मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस नेचर क्या होगा? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव धनावेश। मास सेम नहीं होता रे, द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन की कंपैरिजन में। न्यूक्लियर वाले चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस भी करते हैं ना इसको। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है? ये दूरी कितनी दी हुई है? 1 एंगस्ट्रॉम। डाइपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका? द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका? कोई एक आवेश व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यही करना होता है क्या हमें? अगर इस डिस्टेंस को 2a मान रहे हैं तो 2a लिख देते हैं, इस डिस्टेंस को d मान रहे हैं तो d लिख देते हैं। p किसके इक्वल आ जाएगा? E इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब सब लोग जानते हो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻10 गुलाम इंटू मीटर। यही आ गया क्या? इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -10 कितना आ जाएगा? -29 गुलाम इंटू मीटर। कहाँ है भाई? ऐसा ऑप्शन है क्या? है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डाइपोल द्विध्रुव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है आपको? नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना होता है? द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर नेट आवेश हमेशा कितना होगा? 0। दोनों कैसे होंगे? समान एवं विपरीत आवेश होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अभी। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट अ पॉइंट व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस एट लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। क्या पूछ रहा आपसे? द्विध्रुव की अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं?
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, यही है क्या विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ कौन सा चार्ज मान लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ कौन सा चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू। ये कौन सी पोजीशन होती है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल, ये कौन सी एक्सियल, ये अक्षीय, ये विषुवतीय या निरक्षीय बोल देते हैं अभी हम। क्या कह रहा है हमें, बराबर डिस्टेंस के ऊपर जाना है इनके ऊपर। यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस के ऊपर आर, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस के ऊपर आर, ये डिस्टेंस भी कितनी है आर, ये डिस्टेंस भी कितनी मान ली हमने आर। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यही क्या ट्रांसवर्स, ये अनुप्रस्थ है और ये क्या है अनुदैर्घ्य। अच्छा अक्षीय और निरक्षीय रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जानते हो, ई एक्सियल कितना होता है 2 kp बाई आर क्यूब, यही होता है क्या। ई इक्वेटोरियल विषुवतीय कितना होता है, ऐसे माइनस केपी बाई आर क्यूब होता है, मोनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, कितना लिख सकते हैं केपी बाई आर क्यूब। अब पूछा क्या है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्घ्य, ये लॉन्गिट्यूडनल और ये क्या है ट्रांसवर्स, इन दोनों का रेशियो पूछा है। ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा 2:1, कितना अनुपात आ गया 2:1। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एट सम डिस्टेंस। चलो ठीक है, देखो एक चार्ज कितना +5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना -5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखी, हम कितनी मान लेते हैं आर मान लेते हैं। इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था 9 न्यूटन फोर्स लग रहा था। These charges are allowed to touch each other and then again placed at their initial position, the force acting between them will be। अच्छा इन दोनों आवेशों को क्या, इन्हें क्या करना है, स्पर्श होने देना दिया जाए वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर रख दिया जाए। सोचो रहे तुम, एक +5 माइक्रोकूलम है, दूसरा कितना है -5 माइक्रोकूलम, दोनों को स्पर्श करवाया तो दोनों का चार्ज कितना हो चुका होगा, जीरो नहीं हो चुका होगा क्या, ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, फोर्स भी कितना हो जाएगा, चार्ज जीरो है तो बल भी कितना हो जाएगा अभी शून्य हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। क्यों हुई जीरो समझ गए, क्योंकि दोनों को स्पर्श करवाया, दोनों कैसे थे नेगेटिव सॉरी अपोजिट चार्ज थे, विपरीत आवेश थे और बराबर थे, नेट चार्ज कितना हो चुका है जीरो, नेट चार्ज कितना हो गया जीरो। टू अनलाइक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अच्छा क्या कह रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन होता है उसके अंदर लाइक चार्जेस होता है, समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश है, समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश, इसको मैं प्लस क्यू बोल दूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं माइनस क्यू, कोई दिक्कत है। प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, चलो मान लिया कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं आर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। फोर्स ऑफ न्यूटन एक्ट्स बिटवीन देम, ठीक है भाई न्यूटन का फोर्स मतलब कूलम्ब बल, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड की, कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है सर, अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ 75% ऑफ चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू अनदर, 1 से 75% आवेश दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाए, कितना चार्ज इसके पास Q, Q का 75%, अरे टोटल हमारे पास क्यूब आ गया क्या, इसको मैं 4 टुकड़ों में तोड़ता हूं, Q/4 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 और Q/4, इस Q को मैंने कितने पार्ट्स में तोड़ा 4 में, कितने Q/4 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 और Q/4, ये 4 टुकड़े हो गए क्या। इससे 75% उस पर लेकर जाना है क्या, कितना परसेंट 75%, 75% ये तीनों ही बनाएंगे क्या, ये क्या बन गया 75%, मतलब क्या करो यहां कितना बचेगा इसके पास तो ये तो Q/4 ही बचा क्या, क्या डिस्टेंस को बदला ना, दूरी को नहीं बदला, डिस्टेंस अब भी कितनी है भाई आर ही है। अच्छा लेकर कितना गया प्लस, वहां पहले से कितना था -Q, इसको कितना दे दिया +3Q/4, ये कितना बच जाएगा -Q/4 नहीं बचेगा करे, अच्छा उल्टा लिख रहा हूं क्या, सही तो लिख रहा हूं वैसे, अरे -Q +3 अच्छा 4 एलसीएम आ जाएगा, -4Q +3Q -Q/4 बच जाएगा, यही वैल्यू बच गई क्या। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फिर बल का मान होगा, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, F डैश किसके इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह कितना Q/4, इसकी जगह भी कितना Q/4।
अपॉन में कितना आर स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 16 आर स्क्वायर, यही नहीं बन जाएगा क्या? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं एफ लिख सकता हूँ। एफ डेस किसके इक्वल आ गया, एफ बाई 16। एफ डेस किसके इक्वल आया, एफ बाई 16। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा आप देख लेना, अगर दोनों चार्जेस कैसे होते, सेम होते तो रिजल्ट अलग आता, सेम होते तो क्या होता, यहाँ पर प्लस क्यू होता, ये कितना होता 7q/4, तो कुछ 7f/16 की फॉर्म में रिजल्ट आ सकता था, एक बार चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या कह रहा है, समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम होती है। कुछ भी हो भी, कैसा भी स्फीयर हो, कैसा कैसा हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में अंतर क्या है, चालक के केवल सतह पर आवेश होता है, ये कैसा है कंडक्टिंग है, इसके चार्ज केवल कहां पर रहेगा, सरफेस के ऊपर। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता है सर, कुचालक के लिए क्या होता है, उसके अंदर भी आवेश हो सकता है कुचाल। अच्छा कंडक्टिंग अंदर रहने देगा क्या, ये पूरे चार्ज मान लो अंदर चला गया, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल प्रतिकर्षित करके वापस कहां पर आ जाएगा, सतह पर। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आती थी, वो क्या आती थी, बाहर घटती है और अंदर कितनी हो जाती है, जीरो। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसके बीच का ग्राफ है, ई और आर के बीच का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी के मध्य का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है, अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है, अभी दोनों तरफ घटती है। मैक्सिमम सबके लिए कहां पर होती है, सतह पर ही होती है, कैसा ही सरफेस हो। ये तो किसकी बात कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है ना, किसकी बात की जा रही है, कुचालक गोले की। कैसा ही हो, चाहे कुचालक हो चालक हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल के अंदर फर्क पड़ता है, अभी विभव के अंदर फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट देखो, two dipoles of charge plus minus q are placed normally inside a cube, then the total flux leaving the cube will be। अच्छा एक क्यूब बना लेते हैं अभी, ये क्यूब है, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, दो द्विध्रुव अभिलंबवत रखे हुए हैं। एक डाइपोल ये मान लो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, अभिलंबवत मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज मान ले, यहाँ कितना मान लिया मैंने, प्लस क्यू। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में। क्या फर्क पड़ता है रे, क्या पूछ रहा हमसे, फ्लक्स फाई ई किसके इक्वल होता है, सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भूल गए भी गाउस का नियम, सबमिशन क्यू, अंदर कुल आवेश कितना है अभी, टोटल चार्ज कितना अंदर, जीरो। जीरो को किसी से डिवाइड करो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर क्या आ गया, जीरो। कितना आंसर आ जाएगा, शून्य आंसर आ जाएगा। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, धातुओं के लिए प्रावैद्युत नियतांक कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत। डायरेक्टली याद रहनी चाहिए आपको इतनी वैल्यू तो। ए फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, प्रति इकाई आवेश के ऊपर लगने वाले बल को कहा जाता है, याद करो, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। इफ क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कुलाम, E ही किसके इक्वल होता है, F के इक्वल, तो क्यू नोट 1 कुलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अभी चलो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था रे। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स, आवेश का क्वांटीकरण क्या दर्शाता है, आवेश का क्वांटीकरण दर्शाता है किसी वस्तु के ऊपर मनमर्जी का आवेश नहीं हो सकता, प्लस माइनस एन ही होता है। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ हो सकती है। मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी आवेश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, केवल कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश का क्वांट, ये चार्ज का क्या होता है, क्वांट होता है रे। आवेश का क्वांट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उसका क्या हो सकता है, पूर्णांक गुणज। आप भाई दुकान पर गए नमक लाने, नमक की थैली 1 केजी की है, क्या आप आधा केजी नमक ले आओगे क्या, ना, या तो 1 केजी लेकर आओगे या 2 केजी या 3 केजी, आधा नहीं देगा ना वो, 1.5 केजी भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसने क्वांट किसको बना रखा है, 1 केजी नमक को। यहाँ पर क्वांट कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्या हम आधा इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे किसी के अंदर, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, नहीं पॉसिबल है। तो क्या कहा, ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो भाई आवेश का संरक्षण कहता है, बात तो सही है, लेकिन कौन कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, बात तो सही है, लेकिन ये क्वांटीकरण की बात नहीं है भाई। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, ये बात सही है, एक कण पर न्यूनतम अनुमत आवेश का मान, न्यूनतम अनुमत आवेश का मान होता है भी,
ये बात सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम। अच्छा, समान परिमाण का आवेश है, ये 1 कूलम्ब है, ये कितना है? 1 कूलम्ब। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। क्या पूछ रहा है? इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल रिपल्शन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रतिकर्षण बल है, मतलब दोनों समान होंगे ना, ये पॉजिटिव है, ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एफ किसके इक्वल? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होगा क्या? के ऐसा कैसा रहेगा? Q1 की जगह भी 1, Q2 की जगह भी 1, आर की जगह भी 1 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ता है क्या रे? केवल किसके इक्वल आया? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। समझ गए क्या? अभी कितनी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 होती है ना? कितनी होती है भाई? 9 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन फोर्स लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अभी? अरे क्या होती थी वैल्यू? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, एफ साइल नोट के लिए आती थी ना माइनस में, तो एफ साइल नोट के लिए कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। कितनी आ गई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। किसके फॉर्म में आएगी? यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। तो मात्रक क्या आएगा? न्यूटन ही आएगा। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट हैपेंस व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। क्या कहा है हमें? ग्लास रोड, एक कांच की छड़ है, उसको रेशम से क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। मतलब क्या करवाया जा रहा है? फ्रिक्शन, घर्षण करवाया जा रहा है ना दोनों वस्तुओं के बीच में। क्या होगा भाई? अरे ग्लास रोड क्या करती है? ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आता है? कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगी। किसको? सिलिकॉन को। रेशम को क्या कर देती है? इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देती है। देखो मैंने कहा था ना, दो चीजों को आपस में रब करेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एक पर धनावेश आएगा, दूसरी के ऊपर क्या होगा? ऋणावेश आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है? ग्लास रोड के ऊपर। कांच की छड़ के ऊपर क्या आता है? धनावेश आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देती है, किसको देती है? रेशम को। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे निकलते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, the position of charge inside an enclosing surface is changed in such a way that total charge remains constant, the total flux। कुल फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है अभी आपसे। फ्लक्स का मान किसी भी बंद सतह के लिए फ्लक्स का मान केवल किसके इक्वल होता है? समेशन क्यू अपॉन एफ साइल नोट। उसके अंदर कुल आवेश कितना है उससे मुझे फर्क है, इधर उधर हिला लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहेगा। फ्लक्स का मान नहीं बदल सकता। फ्लक्स का मान बंद सतह के लिए, किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए, केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, कहां है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर बंद आवेश की बात हम करते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल होगा। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। चार्ज बराबर है तो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा भी, समान आएगा। अच्छा, मास अलग अलग होता है ना दोनों का, द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन चार्ज सेम है तो हमें फर्क भी किससे पड़ता है? एफ किसके इक्वल होता है? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा तो दूरी कैसी मान के चलनी है? बराबर मान के चलनी है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो दूरी कैसी मानकर चलोगे भी? इक्वल मानकर चलोगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम होगा ना, दोनों के ऊपर समान होगा। When placed in uniform electric field, a dipole experiences। जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करता है। याद रखना, यूनिफॉर्म के अंदर, एक समान के अंदर जब भी रखा जाएगा उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है? नेट बल कितना लगता है भी उसके ऊपर? हमेशा 0 लगता है। टॉर्क कितना लगता है? एफ नेट की वैल्यू कितनी होती है? 0। टॉर्क कितना लगता है? पीई साइन थीटा। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए तो हम डिफाइन कर देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। अरे होता क्या था देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी क्या हमारे पास? ये क्या होता था? एक समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ किसको रख देते थे हम? डाइपोल को। यहाँ कितना चार्ज? -q, यहाँ कितना? +q। एक फोर्स इधर लगता था, एक फोर्स इधर लगता था। इधर वाला बल भी कितना होता था? QE। इधर वाला बल भी कितना होता था? QE। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ना, कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर कौन रहा होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को
अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, कुल बल तो कितना लग रहा है शून्य, लेकिन फिर भी ये क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी ना। ये एक टेबल है, मानो एक 10 न्यूटन बल यहाँ लगा रहा है, एक जना 10 न्यूटन बल यहाँ लगा रहा है, मैं कहूँ कुल बल कितना लग रहा है शून्य, लेकिन फिर भी ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी, ये टेबल घूम जाएगी ना, घुमा कर देख लेना। कोई भी वस्तु रखी हो ना घर पे, देखो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की जो कार्य रेखाएं हैं वो समान नहीं होनी चाहिए। अगर कार्य रेखाएं समान नहीं है, जैसे यहाँ कार्य रेखा समान है क्या, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या कर जाएगी, घूम जाएगी भी। तो क्या लगता है, फोर्स नहीं लगता, टॉर्क टॉर्क लगता है भी। क्या लगता है भी इसके ऊपर, केवल बल आघूर्ण कार्य करता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक टाइप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा असमान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र उतना ही था, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र उतना ही था, तब ये कंडीशन आई है। सोचो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता, यहाँ कम होता, इधर फोर्स ज्यादा इधर फोर्स कम, नेट फोर्स जीरो थोड़ी आएगा, इसके अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं आता है, न फोर्स जीरो होता है और न ही बल आघूर्ण जीरो होता है। इसमें पूछ रहा है क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो दोनों एक्सपीरियंस करेगा, बल तथा बल आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क। डिटेल के अंदर पढ़ते हैं अभी इसको हम। ए चार्ज q इज एनक्लोज्ड इन ए गाउसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक गाउसी सरफेस है, कितनी त्रिज्या का है, r त्रिज्या का। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर डबल्स व्हाट विल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अंदर चार्ज कितना मान ले हम, q मान ले, अच्छा कैपिटल q बोल रखा है क्या, कैपिटल q मान लो भी। क्या आवेश को बदला, क्या नहीं बदला, यहां भी फ्लक्स कितना, q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर डबल्स, गोले की त्रिज्या को कितना कर दो, दो गुना, पहले r थी अब कितना कर दिया, 2r कर दिया। फ्लक्स कैसा रहेगा, अनचेंज। फ्लक्स तो किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हमें बदला ही नहीं, तो फ्लक्स कितना रह जाएगा अभी, समान रह जाएगा, रिमेन्स सेम। जब तक चार्ज नहीं बदलेंगे गाउसियन सरफेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस ऑफ are placed 3 meter apart, experiences a repulsive force of 1.6 newton, the value of each charge will be, चलो करते हैं भी। टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, सिमिलर एंड इक्वल, इसको भी क्यू बोल दूं, इसको भी कितना बोल दूं, क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 मीटर, दोनों के मध्य की दूरी कितनी, 3 मीटर। रिपल्सिव फोर्स लगता है, कितना लगता है, 1.6 न्यूटन का। चलो द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी, एफ किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q2 बराबर दे रखे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6। अच्छा सुनो भी बात को, कुछ वैल्यूज लिख देते हैं हम डायरेक्टली। किसकी वैल्यू लिख देते हैं, एक तो के की कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी, अरे आर कितना अभी, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 1.6, ठीक है। ये 9 हुआ, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16/10 की पावर -10 नहीं हो जाएगी क्या, +10 ही होगी ना। अरे मैंने क्या किया, इसको 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 16/10। ये 10 टू द पावर 9 उधर गया, कितना हो गया, 10 टू द पावर 10 हो गया। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 इंटू 10 टू द पावर -10। ये ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा क्या, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की। दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, रूट, कितना आ जाएगा, √16 इंटू 10 टू द पावर -10, कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कुलाम। सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमें, हमें तो ऑप्शंस किसके अंदर दिख रहे हैं, माइक्रो कुलाम में। माइक्रो कुलाम का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 कुलाम। अच्छा सर 10 टू द पावर -6 करना है तो क्या करूं, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा ना। क्यू किसके इक्वल आ गया, 40, 10 से डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, 10 टू द पावर -6 कुलाम। अब इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 40 माइक्रो कुलाम। आंसर कितना आ जाएगा, 40 माइक्रो कुलाम। हमारे पास क्या आ गया, अभी इसका आंसर आ गया, करेक्ट है, सही है। अभी नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज, ये पीवाईक्यू थे आपके, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू, ये भी पीवाईक्यू है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4
इंटू 10⁻⁻30 द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा HCl है, HCl का मतलब, HCl का मतलब होता है यहाँ कितना है H प्लस, यहाँ कितना है Cl माइनस। अच्छा इसके ऊपर कितना चार्ज माइनस ई, इसके ऊपर कितना चार्ज प्लस ई। चलो ठीक है, क्या कह रहा है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें d। डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल q इंटू डी। q किसके इक्वल है e के इक्वल, p किसके इक्वल आ जाएगा e इंटू डी। हमें निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन आयन, तो आयनों के मध्य की दूरी d किसके इक्वल आ गया p बाई ई। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, p की कितनी दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻⁻30। ई की कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ऊपर गया, डी पॉइंट से पॉइंट कट गए, 16 दूनी 32, फिर कितना बचेगा 20, 16 एकम 16, फिर कितना बचेगा 40, 16 दूनी वापस 32। कुछ इसी तरीके की वैल्यू आ जाएगी क्या। ये कितना है -30, ये ऊपर गया +19, -30 + 19 कितना बन जाएगा 10⁻⁻11 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। अभी कितना आ गया 2.12 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच में। अच्छा ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ी सी। गड़बड़ क्या है, इसके अंदर √6 अलग आएगा, QA अलग आएगा। ये कितना है Q इंटू ए, ये √3 अलग रहेगा, Q अलग है और A अलग है, मतलब ये QA रूट के अंदर नहीं है। क्या कह रहा है हमसे, 3 आवेश हैं, चलो हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास 3 चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 आवेश +Q -Q सॉरी +Q -2Q क्रमशः ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। अच्छा समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं कैसी है इसकी समान, तीनों साइड्स कैसी इक्वल है, अभी के किनारों पर रखे गए हैं। ठीक है मान लेते हैं यहाँ कितना रखा +Q, यहाँ भी कितना रखा +Q, तीसरा चार्ज कितना रख रहा है -2Q। फिर हमसे क्या पूछ रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, निकाय का क्या निकालना आपको द्विध्रुव आघूर्ण। दो तरीके हैं देखो, ये एंगल कितना 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है तो उसके कोण भी बराबर होंगे ना, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री। पहला इसके कारण क्या निकाल लो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, फिर इधर क्या निकाल लो द्विध्रुव आघूर्ण, किसके इक्वल आ जाएगा, अरे डाइपोल मोमेंट इस चार्ज को कितने पार्ट्स में तोड़ सकता हूं मैं -Q और -Q लिख सकता हूं ना, -2Q को, -Q और +Q के बीच में डाइपोल मोमेंट निकाल लिया, -Q और +Q के बीच में डाइपोल मोमेंट निकाल लिया, जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो इधर ही आ जाएगा। क्या ये किसकी वैल्यू आ गई भी हमारे पास P नेट की। कैसे निकाला सर, ये कोण 30 डिग्री, ये कोण भी 30 डिग्री। सर ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता, एक तरीका और बता देते हैं अभी आपको। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि इस चार्ज को कहां पर सेंटर्ड मानो, ये -2Q यहां पर है, फिर क्या करो ये +Q है, ये +Q है, इन दोनों को यहां पर क्या मान लो भी केंद्रित मान लो, यहां पर क्या मान लो इन दोनों को सेंटर्ड मान लो। अब ये डिस्टेंस कितनी थी a, ये कितनी हो जाएगी a/2, ये भी कितनी हो जाएगी a/2, ये कितनी a, ये भी कितनी a, दोनों को यहां पर केंद्रित मान सकते हैं ना, तो दोनों आवेशों को बिल्कुल मान सकते हैं अभी। अब देखो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये दूरी कितनी आएगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज, ये कोण कितना 90 डिग्री, ये कितना, ये भुजा कितनी है ए, ये कितनी है a/2, ये निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे भी, हाइपोटेनियस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग किसके इक्वल होता है आधार का वर्ग, प्लस इसको मैं परपेंडिकुलर बोलता हूं लंब का वर्ग। अच्छा पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a² माइनस a²/4, पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3a²/4, पी किसके इक्वल आ जाएगा √3a/2। यही वैल्यू आ गई क्या यहाँ से परपेंडिकुलर लंब की। अच्छा ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया √3a/2, यही वैल्यू आ गई क्या। अब डाइपोल मोमेंट निकाल लो, P किसके इक्वल Q इंटू डी, चार्ज कितना है 2Q, अरे आवेश कितना भी हमारे पास 2Q है। चलो एक सेकंड और रुको, इसके अंदर हो सकता है ना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, P निकालना है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ भी 2Q कोई एक आवेश
वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, √3a/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया, √3q इंटू ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, डी ऑप्शन सही आ गया। क्लियर है क्या अभी इतनी बात सभी को, कोई कंफ्यूजन क्या इस चीज के अंदर, होना नहीं चाहिए। एक बार दोबारा देख लेना इसको। 36 क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये भी क्या है आपका PYQ। क्या तरीका, देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सोल्व करने का तरीका याद रखो रे। क्या कह रहा है हमसे, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो कण हैं ए और बी, बी इज राइट ऑफ ए। यहां ए है, इसके दाईं ओर कौन है बी, बी है। यहां पर ए है, यहां पर कौन है, बी। ए के ऊपर कितना चार्ज, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है, और इसके ऊपर कितना है, -2 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है सर, और क्या करना है, आर फिक्स्ड विद ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है सर। चलो हमने इस दूरी को कितना मान लिया, 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। एक तीसरा आवेशित कण कहां रखा जाना चाहिए कि उसे विद्युत बल अनुभव न हो। मैंने दो बातें बताई थी तीसरे कण के रखने के बारे में। मैंने क्या कहा था कि तीसरे पार्टिकल को ऐसे रखो कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, दोनों बलों की दिशा कैसी हो, विपरीत हो। मतलब मैं यहां खड़ा हूं भी, मेरे ऊपर कोई नेट बल न लगे और दो जने मेरे को खींच रहे हैं। कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों किस में खींचे, विपरीत दिशा में। दोनों किसके अंदर खींचे भी, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर अगर मेरे को खींचे तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव हो सकता भी। तो दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। चलो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, नेट फोर्स किधर लगेगा, परिणामी बल किधर, अगर दोनों बराबर हैं तो किधर ही नहीं लगेगा। तो ऐसी जगह रखो, इस तीसरे आवेश को ऐसा रखो कि इसके दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी हो जाए, अपोजिट हो जाए। क्या यहां बीच में रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकता, देखो माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस रिपेल करेगा, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इधर ही हो गई। क्या इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बताया था आपको, क्या था वो, हमेशा उसकी तरफ रखो जो चार्ज कैसा है, कम है। क्योंकि जो चार्ज कम होगा ना, जो आवेश कम होगा उसकी तरफ क्या करना है, इसको रखना है। ये हमने क्यू चार्ज को रख दिया, नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, सॉरी नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये किसकी डायरेक्शन, एफ बी की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन, एफ ए की डायरेक्शन। दोनों बल कैसे हो गए, एक दूसरे के विपरीत। दोनों फोर्सेस कैसे हैं भी, एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों विपरीत हो गए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, एफ ए किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एफ बी के इक्वल आ जाना चाहिए, यही होगा क्या। अच्छा, बी से इसकी डिस्टेंस को मैं, इस दूरी को कितना बोल देता हूं, अक्स। इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया अभी, अक्स मान लिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना। इस डिस्टेंस को, इस दूरी को हमने कितना मान लिया, अक्स मान लिया। पहली चीज तो कुछ ऑप्शंस सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। कौन से ऑप्शंस कैंसिल हो जाने चाहिए सर, देखना इधर, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए, ये ए इधर है, इससे 20 सेंटीमीटर लेफ्ट नहीं हो सकता। 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए, ए के 5 सेंटीमीटर बाईं ओर, बाईं ओर तो नहीं रखेंगे हम, किधर रखेंगे, बी के दाईं ओर, किधर रखेंगे, राइट ऑफ बी। कितना रखेंगे वो यहां से निकाल लो, ए के कारण लगने वाला फोर्स के Q1 Q2, Q2 खुद Q ही है, अपॉन आर स्क्वायर। ए और इसके बीच की दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 20 है, ये अक्स है, ये कितनी आ जाएगी, 20 प्लस अक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू एफ बी के Q1, बी के ऊपर कितना आवेश, -2 इंटू 10⁻⁻। देखो माइनस साइन जनरली हमें क्या नहीं करना है, लेना नहीं है, क्योंकि माइनस साइन केवल नेचर को दर्शाता है। केवल क्या लो, इसका परिमाण, 2 गुणा 10 की घात -6 इंटू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अक्स। तो ये क्या आ गया, अक्स स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, के से के क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, ये दोनों वैल्यूज कट गई। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, 4। हमारे पास वैल्यू कितनी आई भी, इधर देखना, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/20 प्लस अक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/अक्स स्क्वायर। क्या करना है, दोनों तरफ अंडर कर दो भी, दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, रूट कर दिया जाए। 4 का रूट कितना, 2, अपॉन 20 प्लस अक्स बराबर
1/x। इसको अब क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये x इधर आएगा, कितना बचेगा, 2x माइनस x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। x था क्या, b से दूरी। b से कितनी दूरी पर रखना है, 20 सेंटीमीटर। किधर रखना है, राइट में। क्या आंसर आ जाएगा, b से 20 सेंटीमीटर दाईं ओर, राइट में रखना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है ना। इस टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल के। ये भी आपका क्या है, PYQ। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस L। द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में त्वरित किया गया। चलो ठीक है अभी, सबसे पहले तो स्थिर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है अभी उसकी, 0 दे रखी है। देखो खुद ने ही कहा दिया ना क्वेश्चन ने, हमने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। उसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0। फिर हमें क्या कहा है, अच्छा F बराबर ma, ये सब लोग जानते हो। एक चीज और भी जानते हो कि F बराबर QE, ये भी जानते हैं ना। Q नॉट E होता था सर, लेकिन Q नॉट की जगह कितना दे रखा है, Q ही दे रखा है। चार्ज कितना हमारे पास, Q। एक्सीलरेशन निकालोगे क्या, ma किसके बराबर, Q इंटू E के बराबर। इसका जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो कितना आ गया, QE बाई m। यही वैल्यू आ गई क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन का, त्वरण का मान कितना आया, QE बाई m। चलो सर ये तो हमने निकाल लिया। फिर सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसी एक इक्वेशन पढ़ा करते थे हम कभी 8वीं 9वीं क्लास में। L क्या होता था, विस्थापन। v हमें निकालना है, नहीं पता। u हमें पता है 0 है। s विस्थापन कितना है, कितनी दूरी तय कर रहा है, L दूरी। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये किसके बराबर आ गया, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, a की जगह कितना रखना है, QE बाई m इंटू कितना आ जाएगा, L। v निकालना है, v किसके इक्वल आ गया, √2 QE L बाई m। अच्छा ये यहाँ स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है ना, अरे यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना। ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। v किसके इक्वल आ गया, रूट में आएगा पहली चीज तो, अपॉन में m आएगा, अपॉन में m केवल इसी में है ना। कितना आ गया, 2EQL बाई m। क्लियर है अभी इतनी बात सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैन बी जनरेटेड ऑन ए बॉडी बाई, किसी पिंड पर धनात्मक आवेश उत्पन्न किया जा सकता है प्रोटॉन जोड़कर। अच्छा सर, बहुत खतरनाक बात है तो। ये हमारे पास वस्तु, केंद्र में कौन उपस्थित, नाभिक। यहाँ कौन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। हर वस्तु के पास सामान्यतः ऐसा ही होता है। कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, उदासीन वस्तु, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। हमने माना है भी, लेट किया हमने कि कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। सर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एडिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन जोड़ दें, एक प्रोटॉन जोड़ देंगे 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं आपकी बात एक बार के लिए। रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो भी प्रोटॉन ज्यादा हो गए। पॉजिटिवली चार्ज करना है ना हमें, धनावेशित करना। धनावेशित करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करने का क्या तरीका, प्रोटॉन जोड़ो इलेक्ट्रॉन निकालो। इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं, बाय एडिंग प्रोटॉन और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। सर मुझे तो डी ऑप्शन सही लगता है कि प्रोटॉन ऐड कर दो या इलेक्ट्रॉन निकाल दो। लगता तो बहुत सही है रे तुम्हें। इतनी साल क्या पढ़ रहे थे फिर आप, क्या प्रोटॉन कभी जोड़ा जा सकता है क्या, हमें तो नहीं पता सर। क्या प्रोटॉन निकाल सकते हो कभी, नहीं निकाल सकते। अरे प्रोटॉन को नहीं जोड़ा जा सकता, क्यों नहीं जोड़ा जा सकता सर, प्रोटॉन कहां पर उपस्थित, नाभिक में। तो क्या हुआ सर, नाभिक में न्यूक्लियस में कौन से फोर्स लगते थे, न्यूक्लियर फोर्स। कौन से बल लगते थे, नाभिकीय बल। और न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के बारे में हम क्या कहते हैं भाई, ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे प्रबल बल है। अगर स्ट्रोंगेस्ट है, सबसे प्रबल है, इसका मतलब उसके विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता। अरे मैं कहूं इसको किसी सबसे स्ट्रोंग व्यक्ति ने पकड़ रखा है, उसके हाथ से इसको छुड़वाना है भी आपको, पॉसिबल है क्या, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आपने छुड़वा लिया, इसका मतलब वो स्ट्रोंगेस्ट नहीं था रे। दोनों में से एक बात तो गलत है ना। अगर सबसे प्रबल व्यक्ति है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट पर्सन है, तो उसके हाथ से इसको छुड़वा पाना पॉसिबल नहीं है। किसी से प्रोटॉन निकाला ही नहीं, तो प्रोटॉन जोड़ेंगे कहां से। तो याद रखना,
एडिंग प्रोटॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन ऐड करना हमारे औकात से बाहर का काम है। प्रोटॉन भी कहीं से निकले ही नहीं, तो प्रोटॉन जोड़े कहां से हमने? अच्छा कोई कहे प्रोटॉन निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन जोड़ तो सकते ना। आप कहते ना हाँ बिट्टू ले आ, मैं जोड़ के दिखा दूंगा। अरे लाओगे कहां से? जोड़ने के लिए लाने तो पड़ेंगे ना। बात समझते हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन, इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल द फोर्स विल बी। करो भी इसको सोल्व करो रे फटाफट से। किसका क्वेश्चन है? इजी सा क्वेश्चन है ना, गुलाम के नियम का। करो इसको सोल्व। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन, इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल द फोर्स विल बी। करते हैं इसको सोल्व। एफ किसके इक्वल होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या? इन दो आवेशों के मध्य बल कितना दे रखा है? 200 न्यूटन दे रखा है अभी। अब हमें क्या कह रहा है? इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड, दूरी को कितना किया जा रहा है? दोगुना। डिस्टेंस को क्या कह रहा है ये? डबल कर दो। कर देते हैं अभी। अब जो नई डिस्टेंस है उसको आर डैश बोल देते हैं। पहले आर थी, इसको डबल कर दिया, इसका मतलब कितनी होगी? 2r। एफ डैश किसके इक्वल? के Q1 Q2। क्या चार्ज को, आवेश को बदला? नहीं बदला। दूरी को बदल दिया, क्या आर डैश का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल? के Q1 Q2 बाई आर डैश की जगह कितना रख दिया जाए? 2r। ये क्या बन चुका है? 2r का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा अभी? के Q1 Q2 बाई 4r स्क्वायर। यही वैल्यू नहीं आ गई क्या हमारे पास? अच्छा इस वैल्यू को कितना लिख सकते हो? ये वैल्यू थोड़ी बहुत जानी पहचानी से लगती है। किसकी वैल्यू है ये? एफ की वैल्यू है क्या? इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ बाई 4। एफ बाई 4 मतलब सर एफ की वैल्यू कितनी? 200 न्यूटन। यहां से रख दो 200 बाई 4 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन बल लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 न्यूटन हो जाएगी। टू चार्ज, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन नहीं आ गया? अभी तो क्या था ऐसा क्वेश्चन? हमने एयर बी राइट में थे, इधर उधर थे। चलो कर लेते हैं फिर से सोल्व। टू चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकुलम एंड माइनस 16 माइक्रोकुलम। दो चार्ज है, प्लस 4 माइक्रोकुलम है, दूसरा कितना है? माइनस 16 माइक्रोकुलम। आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 0.6 मीटर दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए थर्ड चार्ज of plus 6 microcoulomb be placed from plus 4 microcoulomb so that net force exerted। अच्छा क्या पूछा जा रहा है? 6 माइक्रोकुलम का एक तीसरा आवेश प्लस 4 माइक्रोकुलम से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाए? सोचो भी इस क्वेश्चन को। पहली चीज तो मैंने क्या कहा था? दोनों अपोजिट चार्ज, जब भी विपरीत आवेश होते हैं तीसरा चार्ज बीच में तो नहीं रखा जाएगा, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। किधर रखे भी हम? लेफ्ट में ही रखो रे। क्यों रखें सर लेफ्ट में? लेफ्ट में इसलिए रखो क्योंकि ये चार्ज क्या है? कम। कितना लिखना है? प्लस 6 माइक्रोकुलम। यहां रख दिया। इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया? अक्स। यही डिस्टेंस नहीं पूछ रहा क्या आपसे? अरे आपसे अक्स दूरी ही पूछी जा रही है क्या? सो दैट नेट फोर्स, नेट बल का मान क्या करना है? शून्य करना है। तो ये हमने क्या किया? तीनों चार्जेस को रख दिया। अब वैल्यू सोल्व कर लो रे। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्या दोनों बलों की दिशा कैसी होगी? विपरीत। इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ? ए। इसको मैंने क्या बोल दिया? बी। ये प्लस है, ये ए क्या करेगा? इसको रिपेल। ये किसकी डायरेक्शन? एफ ए की। ये किसकी डायरेक्शन? एफ बी की। दोनों की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पर? अपोजिट, दिशा विपरीत। ठीक है, दिशा विपरीत है मतलब काम चल जाएगा। एफ ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर कर दो? परिमाण दोनों का क्या कर दो? बराबर। एफ ए किसके इक्वल? के Q1। अच्छा सब माइक्रोकुलम में है ना, तो यूनिट लेने की क्या जरूरत है? माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों के मध्य दूरी कितनी है? अक्स। तो ये कितना बन गया? अक्स स्क्वायर। एफ बी, इसके ऊपर बी के कारण लगने वाला फोर्स के Q1 कितना? 6, Q2 कितना? 16। केवल मैग्नीट्यूड लेना था अपॉन आर। आर की जगह कितना आ जाएगा? अक्स प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस अक्स है, ये 0.6 है, तो यहां से वहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी?
x प्लस 0.6, 6k से 6k कैंसिल आउट, 4 से 16 कैंसिल आउट, केवल कितना बचा 4, 1/x² बराबर 4/x प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, रूट कर दिया जाएगा। अभी दोनों तरफ क्या कर दें, अंडरूट। दोनों तरफ अंडरूट करेंगे तो देखना कितना आएगा, 1/x इज इक्वल टू 4 का रूट कितना 2 अपॉन x प्लस 0.6, ये 0.6 ये पूरा इधर आ गया, x प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2x, ये x उधर जाएगा, 2x माइनस x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0.6 मीटर। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 मीटर आ गई। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, आसान सा क्वेश्चन था। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखना है, 0.6 मीटर के ऊपर रख देना है। तीसरे चार्ज को देख लेना भी एक बार फिर से इसको। एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम एट ए प्लेस, अच्छा ऊर्जा घनत्व, ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, अभी इसके अंदर आ चुका। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही निकालते थे ना। अरे एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व निकाला करते थे कैपेसिटर के लिए, याद है थोड़ी बहुत या नहीं है। देखो जब भी एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, ऊर्जा घनत्व निकालते थे तो क्या करते थे, ऊर्जा बटा आयतन, क्या किया करते थे, एनर्जी बाई वॉल्यूम। रिलेशन कौन सा काम में लेते थे, हाफ CV स्क्वायर। याद है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। वहां से कितनी आती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लिखवाएं क्या, कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड आती थी वो कितनी आती थी, हाफ CV स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करते थे तो कितना आता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, यही आती थी। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व निकालने का मतलब क्या, U बाई वी। U बाई वी का मतलब क्या, A इंटू डी। ये कितना आ जाता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसके लिए आता था ये, संधारित्र के लिए, कैपेसिटर के लिए। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यही करना होता है। क्या हमें क्या करना होता है, ऊर्जा बटा आयतन। वॉल्यूम किसके बराबर, एरिया ऑफ प्लेट्स, दो प्लेटें होती थी, एरिया ऑफ प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। यू को किससे डिवाइड कर देते थे, ए इंटू डी से। अच्छा इसको ए इंटू डी से डिवाइड कर दिया, ये कट गया अभी। अरे इस ए इंटू डी को इधर डिवाइड में ले आओ, इधर डिवाइड में लेकर आए तो यू अपॉन ए इंटू डी किसके बराबर हो जाए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बस यही तो लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a charge q is in a sphere and flux leaving is q by epsilon naught, मतलब कि ये गाउस के नियम का पालन करता है भी, है ना। अरे स्फेयर है, बंद पृष्ठ है, फ्लक्स किसके इक्वल, फाई ई किसके इक्वल, सबमिशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कितना आ रहा है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ठीक है सर। हाउ मच वुड बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन रिड्यूसिंग द रेडियस टू इट्स हाफ, त्रिज्या को आधा करने पर विद्युत फ्लक्स में कितना परिवर्तन आएगा। त्रिज्या को कितना ही कर लो भी, जब तक चार्ज नहीं बदलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश नहीं बदला जाए तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भी। क्या कह रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आया अभी, तो हम क्या मानेंगे, अपरिवर्तित रहता है। ये वैल्यू कैसी रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन जरूर आ सकता है, आ सकता है क्या, इसमें ऐसा लिखा जाना चाहिए था, ए चार्ज क्यू इज इन ए स्फेयर, इसमें सेंटर और लिखना चाहिए था भी। इसको कहां पर लिखना चाहिए था, सेंटर के ऊपर। कहां पर लिखना चाहिए भी, ये आवेश होना कहां पर चाहिए, केंद्र के ऊपर होना चाहिए। अगर ये पूरे के अंदर डिवाइडेड है तब गड़बड़ हो जाएगी भी। अगर पूरे के अंदर डिवाइडेड है फिर उसकी त्रिज्या को आधा करेंगे, फिर भी उसकी त्रिज्या को आधा करना मतलब आधा काटा तो नहीं होगा ना, कंप्रेस किया होगा। तो देख लेना भी, अगर कुछ नहीं कह रखा ना इसका मतलब अनचेंज्ड होना है, अपरिवर्तित ही रहना है अभी। The radii of two conducting spheres are A and B. They are charged by equal charges. What would be the ratio of electric field intensities? अच्छा दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, त्रिज्या कितनी है A और B, इक्वल चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो देख लेते हैं पहले की। फर्स्ट जो स्फेयर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना है ए, कितना आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर। सेकेंड स्फेयर के लिए कितना आ गया, के क्यू बाई बी स्क्वायर। यही पूछ रहा है क्या हमसे, क्या पूछा जा रहा है हमसे, ई वन बाई ई टू किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर अपॉन के क्यू बाई बी स्क्वायर। के क्यू से के क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना आ गया
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा ना भी फर्स्ट ऑप्शन ही। क्या आंसर आ गया हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म में क्या आ जाएंगे? रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर है क्या भाई इतनी बात सभी को? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है भाई? ये क्या है हमारा? कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चंस, कंप्लीटेड। फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई? कंप्लीट होता है। इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई इस क्वेश्चंस के अंदर। बाकी इस चैप्टर के अंदर थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा करवाने का एक ही पर्पस है भी, बाई चांस अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपके एग्जाम में? बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जनरली आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो क्या करना है सर? तो इन क्वेश्चंस को कर लेना भाई, मैक्सिमम चांसेस है कि इनसे बाहर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी देखो कम्पिटिटिव एग्जाम होती है, कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता इनके अंदर कि कहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस रखो और सारी क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करते रहो, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? एग्जाम बहुत करीब होगा ना अब आपका। ठीक है, जिस भी तरीके से आपके एग्जाम से अच्छा ही होगा एग्जाम, बस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।